अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप 10th क्लास के लिए इसका मैंने 4 चैप्टर स्टार्ट करना है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी मेरी वीडियो। इसमें 4 चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 4.1 है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पहले थोड़ा सा समझें कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है। मतलब ये है इसका कि फ्रैक्शन का जो हिस्से हैं वो बताने हैं। इस फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल हम पहला सवाल लेते हैं। तो इस फ्रैक्शन के कितने हिस्से बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, या कितने हिस्से बन सकते हैं वो हमने बनाकर दिखाने हैं। और हम ये समझते हैं कि जो अगर एक एप्पल है, एक सेब है, आप इसे 2 हिस्सों में काटोगे तो इसके 2 हिस्से बन जाएंगे। और अगर आप दोनों हिस्सों को मिलाओगे वापस तो एक सेब दोबारा मुकम्मल बन सकता है। या आप उसे 3 हिस्सों में भी काट सकते हैं, उसे 4 हिस्सों में भी काट सकते हैं। तो जितने हिस्सों में भी आप उसे काटोगे ना तो उसको आप दोबारा वापस एक मुकम्मल सेब इकट्ठा करके बना सकते हो। तो यहाँ पर ये मैथ के फ्रैक्शन की बात है। तो इसको आप कितने हिस्सों में तकसीम कर सकते हो। एक फ्रैक्शन को आप इस फ्रैक्शन को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हो, किसी को आप 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हो। तो ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पर डिपेंड करता होता है कि वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो सकती है। फिर जितने भी हिस्से हों आप उनको मिलाओ तो इसका पूरा का पूरा हमें वापस पूरी फ्रैक्शन भी मिल सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो कि क्या हम इसको डिवाइड कर पाते हैं कि नहीं। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये मैंने नोट्स अपने बनाए हुए हैं जिसके अंदर मैंने हल किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 7x - 9, इसका डिनोमिनेटर है x + 1 x - 3। तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। पहले मैंने जैसी रकम थी वैसी की वैसी यहाँ पर लिख लिया है। अब इसके डिनोमिनेटर को लेकर पहले डिनोमिनेटर जो पहला पार्ट है डिनोमिनेटर का उसके x + 1 के ऊपर a लिख दिया। तो a यहाँ पर न्यूमिनेटर है और नीचे वाला x + 1 डिनोमिनेटर है। a को आप nx कह सकते हैं न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को dx कह सकते हैं डिनोमिनेटर। तो प्लस दूसरा जो पार्ट था इसके डिनोमिनेटर का, हमारी रकम के डिनोमिनेटर का, उसको हमने यहाँ पर रख लिया और इसके ऊपर हमने b लगा दिया। ये a और b हमारे फ़र्ज़ी लेटर हैं जिनका आंसर हम बाद में मालूम करके किसी नंबर की शक्ल में आ सकता है या अल्फ़ाबेट की शक्ल में आ सकता है, हम वो यहाँ पर लिख देंगे। तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन को अगर हमने इक्वेशन बनाना हो तो हम उसका एलसीएम लेते हैं और एक्ससीएम को सारी की सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर x + 1 और x - 2 ये इस तरफ के डिनोमिनेटर हैं और इस तरफ का x + 1 और x - 2 इस तरफ के डिनोमिनेटर हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो हम जो सेम होते हैं उनको कॉमन लिया जाता है और जो डिफरेंट होते हैं उनको सबको लिया जाता है। तो एलसीएम लेते हुए क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं तो एलसीएम में दोनों आ जाएंगे, x + 1 और x - 3। तो यहाँ पर ये -3 लिखा हुआ है, x - 3 और x + 1 ये हमारा एलसीएम आ चुका है। तो अब हमने एलसीएम को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब ये कि इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, सभी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम को लिख दिया इस पहली रकम के साथ, फिर मैंने a/x + 1 यानी कि इस रकम के साथ भी एलसीएम को लिख दिया, ये मल्टीप्लाई की शक्ल में, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये प्लस का साइन लगाया और ये जो दूसरी रकम थी उसके साथ भी मैंने एलसीएम को लिख दिया साथ। अब काटना है, इसका डिनोमिनेटर x - 3 इसके साथ काट जाता है, इसका x + 1 इस x + 1 के साथ काट जाता है, और इसका x - 3 इस x - 3 के साथ कटता है, x + 1 x + 1 के साथ कटता है। इधर 7x - 9 सिर्फ बच गया, और इधर x - 3 और a बच गया जो कि ये लिख दिया। इधर प्लस और ये b बचा और x + 1 बचा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को आप नंबर 1 रख दो, या आप इसका नाम बेशक कोई भी ना लिखो, या नंबर 1 आप इसका नाम रख दें। उसके बाद अगर आपने इसमें से a की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं पहले, तो आप b को पिक कर लो। b में x + 1 लिखा हुआ है, x + 1 = 0, x = -1।
अगर ए की वैल्यू मालूम करनी है तो आपने बी के अंदर वाला पिक कर लेना है, अगर आपने बी की वैल्यू मालूम करनी है तो ए के अंदर वाला पिक कर लेना है। तो मैंने क्योंकि ए की वैल्यू मालूम करनी थी तो इसलिए मैंने बी के अंदर वाला पिक कर लिया और उसको x इज़ इक्वल टू -1 बना लिया। अब x की वैल्यू -1 है तो हमने इस पूरी इक्वेशन में हर जगह जहाँ भी x है वहाँ पर -1 लिख देना है। तो इधर भी -1 आ गया, इधर भी x की जगह -1 आ गया, इधर भी x की जगह -1 आ गया। हर जगह हमने x की वैल्यू पुट कर दी है। अब 7 को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 आएगा और -9 साथ लिख देंगे। और यहाँ पर a वैसे ही आ गया, -1 और -3 क्योंकि दोनों सेम साइन है इसलिए हम प्लस करेंगे। जब सेम साइन को प्लस करेंगे -1 और -3 तो माइनस के 4 बनेंगे, जो सेम साइन है वो साथ लिख देंगे। और ये प्लस का साइन वैसे आ गया, b वैसे आ गया। ये -1 में से जब +1 निकाल दिया तो 0 बचा यहाँ पर। तो 0 जब b के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही हो जाता है। 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो 0 को तो हर एक को चीज़ को 0 बना देती है। अब -4 को जब a से मल्टीप्लाई किया तो -4a बन गया। इधर से -7 है और -9 क्योंकि ये भी सेम साइन है इसलिए प्लस करेंगे। 7 और 9 16 होते हैं और जो सेम साइन है वो साथ लगा देंगे। अब ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ काट दो तो रिमूव कर दो, या वैसे भी आप अगर 4 को इधर जाकर डिवाइड करोगे ना 16 के साथ तो ये कट जाएगा, साइन ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इसको अगर मैं इधर हल करता हूँ कि -16 इज़ इक्वल टू -4a, और अगर मैं ऐसा करता हूँ कि -16 और इधर -4a को लाकर तकसीम करता हूँ और इधर ए अकेला बच जाता है तो माइनस के साथ ये माइनस के साथ माइनस कट जाता है और 16 को अंदर आके 4 पे डिवाइड करो तो आंसर 4 आ जाता है। तो इस तरह से भी 4a आ गया। इसलिए मैंने अक्सर मैं सीधा सीधा ही काट देता हूँ, इसको माइनस को माइनस के साथ काट दिया और 4 1 जार 4 और 4 4 जार 16, क्योंकि दूसरी तरफ भी इसने जाकर डिवाइड होना होता है। जब इधर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है, डिवाइड करके जब 16 को आप 4 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 4 आ जाता है। तो ये आंसर 4 आ गया। अब ए का आंसर आ चुका है और बी का आंसर निकालने के लिए आपने बी का आंसर जब आपने निकालना था तो आपने x वाला a वाला ले लिया x-3, तो a का x-3 लिया इज़ इक्वल टू 0 किया और x इज़ इक्वल टू 3 आ गया। तो अब ये x की वैल्यू 3 हमने पुट कर देनी है किस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन के अंदर। यही जो इक्वेशन 1 थी ना उसको दोबारा मैंने यहाँ पर लिखा है और उसके अंदर जहाँ भी x की वैल्यू 3 पुट कर दिया। जब 3 पुट की तो हमारे पास हर जगह पर 3 3 आ गया। अब 3 में से 3 निकाला 0 बचा और 3 में 1 प्लस किया 4 आ गया, ये सारा 0 हो जाएगा। और इधर से 7 3 21 आया और -9 का -9 आया। अब 21 में से जब -9 निकाला तो 12 बच गया और इधर से ये 0 हो गया और 4 भी बचा। तो 4 भी में 0 प्लस करें तो 4 भी ही रह जाता है। अब 4 को दोबारा इधर तकसीम किया, 4 1 जार 4 और 4 3 जार 12, तो 3 हमारे पास आंसर आ गया। बी का आंसर हमारे पास 3 आ गया। तो अब ये हमारे पास ए का आंसर भी आ गया, बी का आंसर भी आ गया। हमने ए की जगह पर ए का आंसर लिख दिया 4 और बी की जगह बी का आंसर लिख दिया जो कि 3 है। तो इस तरह से हमारा सवाल हल हो गया है। तो ये मैंने दोबारा रकमें लिखी हैं उठाकर पीछे से और उसमें ए की जगह ए का जवाब और बी की जगह बी का जवाब लिख दिया है। तो ये सवाल हमारा हल हो गया है। अब मैंने देखना है कि क्या ये जो मैंने दोनों आंसर निकाले हैं उससे ये वाली रकम दोबारा बन सकती है कि नहीं। मैंने बताया था ना कि पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है कि फ्रैक्शन के हिस्से। तो ये मैंने एक फ्रैक्शन के हिस्से बनाए थे, इन हिस्सों को दोबारा जोड़कर मैं देखना चाहता हूँ कि फ्रैक्शन बन सकती है कि नहीं। तो मैंने इन दोनों को जोड़ने की कोशिश की, एलसीएम लिया इन दोनों का, तो ये एलसीएम इनका ये वाला आ गया। अब एलसीएम को अंदर रख कर इस पर डिवाइड करना होता है। तो एलसीएम को अंदर रखा यानी कि x+1 ये वाला मैंने लिखा और x-3 ये वाला लिखा और इसको पहले इस वाले पे डिवाइड करना होता है तो इस वाले पे मैंने डिवाइड कर लिया x+1। अब जब मैंने इसको डिवाइड किया तो इसको और इसको काटें तो ये कट जाते हैं दोनों और x-3 बचता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर x-3 लिखा और 4 को उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम ऐसा ही करते हैं जब फ्रैक्शन को हल करते हैं कि नीचे वाले पर हम डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने ऐसा ही किया है कि इसके साथ डिवाइड किया तो x-3 बचा, जो जवाब आया उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो फिर मैंने ये प्लस का साइन प्लस का लगा दिया और दोबारा जब मैंने इसको डिवाइड किया एलसीएम को
जो कि हमारा क्या था एलसीएम x+1 और x-3। जब इसको मैंने दोबारा डिवाइड किया x-3 के ऊपर, तो इस बारी x-3 और x-3 आपस में काट गए और x+1 बचा। तो x+1 मैंने यहाँ लिख दिया, वो जो 3 जिससे मल्टीप्लाई करना था उसे यहाँ लिख दिया। अब इसको 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा, और 4 को 3 से किया तो 12 आ गया, 4 3 12। और 3 को जब x से किया तो 3x आया, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 3 आना था, ये 3 1 3 आ गया। तो अब 3 1 3 3 1 3, और अब हम इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। 4x और 3x 7x बन गए, और माइनस का 12 ये वाला, और प्लस का 3 ये वाला। जब माइनस के 12 में से प्लस का 3 आप निकाल दोगे तो माइनस का 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 9 आंसर आ गया। माइनस के 12 में से जब प्लस का 3 निकाला, क्योंकि मुखालिफ साइन थे इसलिए हमने माइनस किया। तो मुख्तलिफ साइन को जब हम माइनस करते हैं तो बड़े का साइन लगाते हैं। तो बड़ा क्योंकि माइनस वाला था इसलिए मैंने बड़े का साइन लगा दिया, और इनको माइनस करने पर दोबारा -9 आ गया। तो 7x - 9 नीचे जो है ना वही हमारा डिनोमिनेटर आ रहा है। इधर भी वही रकम है, इधर भी वही रकमें हैं। तो जिससे ये प्रूव हो जाता है कि हमारे जो ये हिस्से बने थे ना इसके फ्रैक्शन के, इस फ्रैक्शन के जो 2 हिस्से बने थे, पार्ट बने थे, पार्शल फ्रैक्शन हुई थी, हमने फ्रैक्शन को स्प्लिट किया था, हिस्सों में तोड़ा था, तो बिल्कुल हमने सही तोड़ा था, ये हमारे हिस्से बिल्कुल सही थे। तो इस तरह से, इस वजह से वो दोनों साइडें बराबर बराबर आ चुकी हैं। इनका बराबर आना ये साबित करता है कि हमारा काम बिल्कुल सही था। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना हिसाब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अपने जवाब को चेक करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको सवाल के अंदर पूछा नहीं जाता, तो लिहाजा ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एक तरीका और बताया है कि आप इस तरह से तो सवाल को कर ही सकते हो जैसे मैंने कराया, और बिल्कुल सही आ गया है। लेकिन आपने जब ए निकाल लिया था, इधर यहाँ पर आपने ए निकाल लिया था और 4 उसका जवाब आ गया था। बी को आपने इस तरह से नहीं निकालना जैसे मैंने इस तरीके से निकाला है। इस तरीके से जब हम बी को निकालते हैं ना, तो ये कुछ सवालों के अंदर ही ये तरीका कामयाब होता है। जैसे ही सवाल बड़े होते हैं, मतलब 4.2 पे जाओगे या 4.3 पे जाओगे, या यहाँ पर भी कि 4.1 में भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें ये तरीका लगाना मुश्किल हो जाता है। तो ये छोटे छोटे सवालों के लिए तो बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन ये बड़े सवालों के लिए या सारे चौथे चैप्टर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैंने सारे इस 4 चैप्टर के लिए एक ही तरीका ये ढूंढा है कि जिससे हम सारे के सारे सवाल हल कर सकते हैं। मतलब आपने एक तरीका सीख लिया तो पूरे की पूरा 4 चैप्टर आपका 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 सारी की सारी एक्सरसाइज हल हो जाती हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बजाय वो वाला तरीका बी का करने के, आप बी के लिए ये तरीका इस्तेमाल करें। फॉर बी यू कैन प्रोसीड एज। बी के लिए आपने ऐसे करना है कि ये वाली जो रकम है ना, ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था वहाँ पर, वो उसको मैंने उठा लिया। ये इक्वेशन मैंने बनाई थी ना, इक्वेशन नंबर 1, ये देखें, ये वाली इक्वेशन जो बनाई थी इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने उठाया वहाँ से, ये मैं उठाकर इसको यहाँ पर ले आया हूँ। इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख दिया। इसके a को x से मल्टीप्लाई किया ax बन गया, a को 3 से मल्टीप्लाई किया -3a बन गया। इस तरह b को x से किया bx बन गया, b को 1 से किया तो b बन गया। अब मैंने ऐसा करना है कि आप ऐसा करें कि जो x वाली रकमें हैं वो अलहदा कर लें। ये ax है, ये bx है, उनको अलहदा कर लिया, और बगैर x के वाली अलहदा कर ली। तो -3a है और +b है, उनको अलहदा कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से x कॉमन आता है तो x को बाहर रख लें, a + b अंदर बच जाएगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, यूँ समझो कि 1 कॉमन आता है, या यूँ समझो कि x की डिग्री 0 कॉमन आती है। ठीक है, तो x की डिग्री 0 जो होती है ना, वो भी 1 के ही बराबर होती है। यूँ कह दो कि इन दोनों के साथ x 0 डिग्री है, इसके साथ भी x 0 डिग्री है, या ये कह दो कि कुछ भी नहीं है, x है ही नहीं है। तो 0 डिग्री का मतलब यही है कि x उनके पास साथ है ही नहीं है। तो इस वजह से ये दोनों जो है ना 1 ही बनते हैं, एक तरह के, इनके साथ 1 कॉमन आ सकता है। तो लिहाजा अब हमने कंपेयर करना है। ये देखें, ये 7x है
तो x के साथ 7 लगा हुआ है, यहाँ पर x के साथ ये लगे हुए हैं। मतलब ये कि ये x के कोएफिशिएंट हैं और यहाँ पर x का 7 कोएफिशिएंट है। तो क्योंकि x के बराबर है, लिहाजा उनके कोएफिशिएंट को भी आप ज़बरदस्ती बराबर कर दो तो खुद ही हमारा जवाब आ जाएगा। तो मैंने ऐसा किया कि 7x इज़ इक्वल टू इसके बराबर मैंने कर दिया, 7x को इसके बराबर कर दिया। तो अगले पेज पर देखें आप कि मैंने 7x को उस पहली रकम के बराबर कर दिया। तो अब x को x के साथ काट दिया, इधर अकेला 7 बचा और a का आंसर हमने पहले 4 निकाल लिया था। क्योंकि हमने ये b के लिए तरीका इस्तेमाल करना है तो a का हमने आंसर पहले निकाला हुआ था, जो कि ये था a का आंसर, ये वाला 4a। तो ये आंसर जो था ना मैंने वो निकाला हुआ था, उस आंसर को मैंने पिक करके यहाँ पर लाकर लिख दिया a की जगह पर 4। तो अब अकेला b जहाँ पर बच गया, 4 इधर प्लस का है उधर जाकर माइनस का हो गया। 7 में से जब 4 निकाला तो 3 बच गया और b इज इक्वल टू 3, ये b का आंसर भी आ गया। अब a का आंसर और b का आंसर दोबारा आ चुका है, a का तो पहले ही आया हुआ था, b का 3 आ गया। तो पहले भी b का 3 ही आया था, अब भी 3 आया। तो इसी तरह फिर उसको हमने उठाकर a का आंसर यहाँ पुट किया, b का इधर पुट किया, तो ये हमारा जवाब आ गया। तो इस तरह से आपने हमेशा b का जवाब निकालना है। अगर c का जवाब भी निकालना हो तो वो भी इसी तरह से निकालना है, d का जवाब निकालना हो तो वो भी इसी तरह से निकालना है। ये सारे जवाब निकालने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आपकी जो मैथ की बुक है उसमें मुख्तलिफ़ तरीके बताए हुए हैं उसने, तो बच्चा याद नहीं कर सकता कि कौन सा सवाल किस में कौन सा तरीका लगाऊं। तो इसलिए बेहतर है आप लोग इस मुसीबत में पड़े ही ना, आप यही एक तरीका ढूंढ लें और इस तरीके को सीख लें अच्छी तरह और इसके मुताबिक आप करते जाएं, ताकि आप लोगों को मैथ में कुछ रटना ना पड़े और मैथ में ना रट्टा लगाते हैं ना याद करते हैं। अब देखो, अगर मैं दूसरा हिस्सा लेता, मैं b का जवाब निकालने के लिए मैं इधर से अगर ये वाला हिस्सा लेता -3a + b, तो मुझे -9 इधर से लेना पड़ना था। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। देखिए -9 के साथ -3a + b मैंने ले लिया। तो इधर से जब a का आंसर 4 लिखा यहाँ पर, तो 4 3 12 बन गया, -12 बन गया। इधर से -9 वैसे आ रहा है, -12 को जब दूसरी तरफ ले गए तो +12 बन गया। अब +12 में से माइनस का 12 निकाल दें तो फिर 3 आ जाता है। तो b का जवाब फिर 3 आ रहा है, इधर भी 3 आया, इधर भी 3 आया। मतलब b का जवाब आप किसी भी इसमें से किस तरीके से भी निकाल लो, इन दोनों में से, तो दोनों इक्वेशन के साथ आपका b का जवाब बिल्कुल सही आ जाएगा। तो इस तरह से हम b का जवाब निकालेंगे। तो ये सवाल मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है, पहला सवाल, इसलिए कि आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। अब मैंने थोड़ी थोड़ी सी बातें आप लोगों को, जो ज़रूरी बातें हैं वो बताते जाना है, और मैंने आप लोगों को दूसरा सवाल करवाना है और एक ही तरीके से करवाना है ताकि आप लोगों को तैयार हो जाए। तो दूसरा सवाल आप गौर से देखें अब। तो इसका ये सवाल नंबर है, ये सवाल है और इसमें हम देख रहे हैं पहले की तरह डिनोमिनेटर के 2 हिस्से हैं, इसलिए एक हिस्से का नाम a रख दिया, एक का नाम b रख दिया। एलसीएम लिया x - 4x + 3, ये दोनों कॉमन नहीं है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं आता, मुख्तलिफ हैं, तो मुख्तलिफ दोनों जो है ना एलसीएम में आ जाते हैं। एलसीएम को सबके साथ मल्टीप्लाई किया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, सबके साथ किया, इसने पूरा पूरा अपना काट लिया और अकेला बच गया। इस इधर से ये x - 4 और x - 4 बचे और ये बचा और साथ a बचा, इधर से प्लस के 3 कट गया, x + 3 कट गया, x - 4 और b बचा। तो इधर मैंने ये वाला लिख दिया। अब आगे देखते हैं कि हमने अगर a मालूम करना है तो हम b का हिस्सा ले लेंगे। तो b का हिस्सा चाहे आप a का ले लो या b का ले लो, फ़र्क कोई भी नहीं पड़ता। आप लोग ये ध्यान में रखें, यहाँ पर देखें कि ये हमने ले लिया, इसमें से आप चाहे x + 3 लो या x - 4 लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वजह यह है कि चाहे 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा 5 ही जवाब आता है। तो हम कोई सा भी रकम ले सकते हैं, किसी को भी पहले रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने x + 3 को पहले लिया, = 0 कर दिया और x = -3। अब इस सारी इक्वेशन के अंदर जहाँ भी x है, x की वैल्यू -3 पुट कर दी। तो एक दफ़ा फिर से सवाल को देख लें कि जैसा पहला सवाल था उसी तरह का ये दूसरा सवाल है। इसको a और b के फ़र्ज़ी नाम दे दिए। जो एलसीएम लिया था
वो मुख्तलिफ रकमें थी, इसलिए सारा एलसीएम में आ गया और एलसीएम को सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और कटने के बाद जो बचा हमारे पास वो ये इक्वेशन बच गई है। इसमें से कोई सी भी रकम आप पहले ले लें, टेक एनी, कोई भी पहले ले लें आप और उसका जो एक्स की वैल्यू आए वो सब के अंदर पुट कर दें। तो ये -3 लेकर मैंने पुट की तो माइनस का 3 माइनस से 0 हो गया और इधर -3 लिखा हुआ था, -3 और -11 मिलकर -14 बनाते हैं। तो यहाँ पर ये -14 बना हुआ है और इधर से -7 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो -7 भी बन जाएगा। तो माइनस को माइनस के साथ कैंसिल कर दिया, 7 को जब डिवाइड किया 14 के साथ तो 2 आ गया, 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14। तो b का जवाब हमारा 2 आ चुका है। अब अगला हमने जवाब देखना है ए का जवाब कैसे आता है। तो ए का जवाब निकालने के लिए दोबारा मैंने कहा था कि वही जो इक्वेशन हमारी पीछे आई है उस इक्वेशन को पिक करके ले आओ। ये जो इक्वेशन 1 आई है ना, इसको पिक करके ले आएँ और इसको लाकर आप यहाँ पर लिख लें। हमेशा इक्वेशन को लाजमी लिखा करें और इसको अब मल्टीप्लाई कर देना। ए को x से मल्टीप्लाई किया ए एक्स आया, ए को 3 से मल्टीप्लाई किया +3a आ जाएगा। फिर b को करेंगे बी एक्स आएगा, b को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 भी आ जाएगा। तो अब जब दोनों में से x इनको x वाली रकमों को पास पास रख लें, ये भी x वाली है ये भी x वाली है, तो इनको पास पास रख लिया और बगैर x वालियों को इधर लिख दिया। तो इधर जब x इनमें से कॉमन लिया तो a + b बचा और इधर ये वैसे के वैसे रह गई। तो अब ये इनका हमने x कॉमन लिया था तो a + b बचा था, इधर से हमारे पास ये वाले x, इनको हमने कंपेयर किया। कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि एक जैसी चीज़ों को देखना। तो एक जैसी चीज़ें ये और ये एक जैसी चीज़ें थी, इनको हमने देखा तो इनको x कॉमन लेकर हमने काट दिया। जब काटते हैं तो 1 आंसर आता है, जब माइनस करें चीज़ों को तो 0 आंसर आता है। तो काटने से ये 1 आंसर आ गया और इधर a + b लिख दिया। तो इधर से ये -11 यहाँ पर आ गया और ये बगैर वाली यहाँ पर रकम आ गई। आप इसको भी हल करोगे तो आंसर वही आना है। मैंने इसको हल किया है, b की जगह पर जो जवाब आया था ना पीछे, वो b का जवाब 2 वो लिख दिया। तो उसके बाद ये 2 इधर प्लस का, इधर अगर माइनस का हो गया तो माइनस के 2 में से जब जमा का 1 निकालेंगे तो -1 आंसर आएगा। वैसे भी माइनस का 2 बड़ा है इसलिए माइनस का 1 लिखेंगे, मुखालिफ साइन है इसलिए माइनस करेंगे। तो ए का जवाब भी आ गया। अब ए का जवाब हमने यहाँ पर लिख देना है -1 और बी का जवाब हमने जो 2 आया था वो यहाँ लिख दिया। तो हमारी ये फ्रैक्शन हल हो चुकी है। इस तरह ये सवाल नंबर 2 हल हो गया है। अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 को आप देख लो, ये भी उसी तरह का ही सवाल है लेकिन इसमें थोड़ा सा नीचे डिनोमिनेटर चेंज है। तो डिनोमिनेटर को आप फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो वो फार्मूला लगाकर आप डिनोमिनेटर सिंगल बना हुआ है उसे 2 पार्ट बना लें डिनोमिनेटर के। तो ये फार्मूला है, आप जानते हो इतना अच्छी तरह इसको, a² - b² a + b a - b। फार्मूलों की मैंने अलहदा वीडियो बनाई हुई हैं, सारे 13 फार्मूले मैंने वहाँ पर दिए हुए हैं, उनकी तफसील दी हुई है, उनको प्रूव भी किया हुआ है। वो मेरे चैनल से आप लोग देख लें तो आप लोगों को फार्मूले कभी नहीं भूलेंगे। फार्मूले याद नहीं करने, फार्मूले समझने हैं। तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे समझाए हुए हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएंगे, वो ज़रूर देखें। तो ये देखें कि ये मैंने इसको ना फार्मूले की शक्ल में लिखा, a² - b² और a² - b² a + b a - b के बराबर होता है। तो इसे मैंने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। यूँ ये हमारे इसके 2 डिनोमिनेटर बन गए। अब a को a का नाम दे दिया, a को b का नाम दे दिया। इस तरह से ये इधर वाला जो था वो भी उसका जवाब ही ये वाला जवाब आया था इसका। तो मैंने इसकी जगह पर भी अब ये लिख दिया लाकर, तो ये लिख दिया। अब ये a और b आ गए हैं। अब इनका एलसीएम लेंगे तो x + 1 और x - 1 का एलसीएम वही मुखालिफ हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं, इस वजह से वही उनका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम को अब क्या करना है, सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वो उसी तरह से हमने पहले की तरह मल्टीप्लाई किया, काटने के बाद जो बाकी लिखे थे वो लिख दिया। इनमें से किसी की रकम को x - 1 = 0 कर दिया, x = 1, सब में x की वैल्यू 1 पुट की। तो फिर जो 0 बनते थे वो 0 बन गए और दूसरा हमारे पास b का जवाब काटने से 1 आ गया। फिर हमने a का जवाब निकालना है तो दोबारा हमने इसी इक्वेशन को पिक करना है। वो इक्वेशन हमारे पास कौन सी आई है, जो ये वाली हमारे पास इक्वेशन आई है, इसको फिर 1 का नाम दे लो। ये इक्वेशन आई है उसको मैंने दोबारा यहाँ पर लिखा और इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया a के साथ। इस इक्वेशन को यहाँ पर a के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ फिर से, 3x - 1 = x - a
एक्स माइनस वन इंटू ए, फिर प्लस एक्स प्लस वन इंटू बी। ये जो इक्वेशन है मैंने लाकर पहले ये ऊपर लिख लिया है। ऊपर लिखने के बाद इसके ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ए एक्स आ जाएगा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा। इसी तरह बी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स आ जाएगा, बी को वन से मल्टीप्लाई किया तो बी ही आ गया। तो अब एक्स वाले इकट्ठे कर लिए और बगैर वाले इकट्ठे कर लिए, एक्स कॉमन लिया तो ये आ गया, और इधर से 3x हमने ले लिया और इधर से एक्स वाली रकमें हमने ले ली। तो -1 वाली ये थी, ये बची हुई है, और ये बची है। बेशक आप इसको ना भी लिखा करो तो खैर है, क्योंकि एक ही से तो आंसर आ जाता है। तो अब मैंने ना इससे आप जवाब निकाला है, चाहे आप उससे निकालो फिर भी वही जवाब आना है। जो भी रकम आपको आसान लग रही होती है ना, जो भी इक्वेशन आप उसमें पुट करके जवाब निकाल लिया करें। मुझे ये शायद आसान लग रही थी तब, तो मैंने इसमें पुट कर जवाब निकाला। तो -a वैसे का वैसे आ गया, बी का जवाब ऊपर 1 आया हुआ था वो इसके अंदर लिख दिया। तो उसके बाद जब ये +1 इधर जाता है तो -1 बन जाता है, दोनों क्योंकि सेम साइन है इसलिए प्लस किया, और -1 और -1 -2 बन गए। तो माइनस ये वाला जो -a का माइनस आया था वो माइनस, और ये माइनस कट गए और a का जवाब 2 आ गया। अब जो a का भी और b का भी जवाब आ गया है तो वो इक्वेशन के अंदर हमने दोनों पुट कर दिए हैं, a और b की जगह पर लिख दिए हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसका चौथा सवाल देखो आप। चौथे सवाल में फिर नीचे जो थी ना रकमें वो कुछ मुख्तलिफ थी। तो नीचे डिनोमिनेटर के 2 हिस्से होने चाहिए, यहाँ पे 3 हिस्से बेशक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ही डिनोमिनेटर दिया हुआ था। तो एक ही डिनोमिनेटर के हमने ना 2 हिस्से बनाने के लिए हमने उसकी फैक्टराइजेशन कर लिया है। तो फैक्टराइजेशन क्या होती है कि किसी भी आप अलजेब्रा के एक्सप्रेशन के हिस्से बनाते हैं कि वो किन हिस्सों से बना हुआ है। तो मैंने इनके हिस्से बनाए x² + 2x - 3 के। तो x² + 3x - x - 3 ये कैसे बनाए हैं, ये 9 क्लास के 5वें चैप्टर में बहुत तफसील से बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ। तो ये वाली मैंने रकम पिक करनी है, आप लोग ये रकम पिक किया करें। x² + 2x - 3, इसका यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है और ये 3 है। 1 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है 3। अब 3 के आपने ऐसे हिस्से बनाने हैं कि उनको प्लस माइनस करने से दरमियान वाला जवाब आए। तो 3 के मैंने ऐसे हिस्से बनाए, एक मैंने अगर रखता हूँ ना 1 वाला, और एक मैं रखता हूँ अगर माइनस वाला 1 रखूँ, और प्लस का मैं अगर 3 रखता हूँ, माइनस का 1 और प्लस का 3 अगर मैं रखता हूँ, तो आंसर क्या आ जाता है प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 2x है, तो इसलिए मुझे प्लस का 2 ही रखना पड़ेगा। तो अब इनको अगर मल्टीप्लाई करो, -1 को और 3 को अगर मल्टीप्लाई करो, इसी तरह 1 × 3 करो तो आंसर फिर 3 आ जाता है। देखिए मल्टीप्लाई करने से वही जवाब आ रहा है ऊपर वाला, और उनको प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाला जवाब आ रहा है। ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। अगर दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। अब ये जो मेरा जो पेयर बना है ना -1 और +3 वाला, वो मैंने यहाँ लिख देना है। तो वो मैंने लाकर इधर देखो लिख दिया है +3x और -1x या -x -3। अब इनको एक दफ़ा यहाँ पर ना थोड़ा सा ये गंदा हो गया, तो इसलिए मैंने दोबारा वाज़े करके लिखा हुआ है। तो वाज़े करके लिखा, उसके बाद इन दोनों में से x कॉमन आता है तो x बाहर रख लिया, x + 3 आ गया अंदर। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x + 3 बाजेगा, क्योंकि ये x बाहर है। इन दोनों में से -1 कॉमन लेते हैं तो ये भी x + 3 आ जाता है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है इसलिए अंदर वाला साइन उलट हो गया है, बदल गया है। जब भी बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाला साइन बदल जाता है, तो ये अंदर वाला साइन बदल गया है। अब देखो x + 3 ये है, x + 3 है, दोनों सेम रकमें हैं। क्योंकि सेम है इस वजह से हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। तो सेम रकमों को एक दफ़ा ले लेते हैं, वो एक दफ़ा ले लिया, और x - 1 को भी ले लिया। तो इस तरह से हमारा ये जो फ्रैक्शन थी, इक्वेशन थी, अलजबरा का एक्सप्रेशन था, वो हमारा इस तरह से
दो हिस्सों में बदल गया, उसके फैक्टर बन गए हैं, या यूँ समझो कि उसके हिस्से बन गए हैं। तो ये दोनों हिस्से हमारे सवाल में इस्तेमाल होने हैं। तो ये डिनोमिनेटर के दोनों हिस्से हमने अलहदा ए और बी के नीचे लिख लिए। अब सवाल पहली शक्ल में आ चुका है, जैसा कि पहला सवाल था उस शक्ल में देखो आ गया है। उसी तरह से आप लोगों ने हल करते जाना है, उसका एलसीएम लेना है और किसी एक को लेना है, ए का जवाब निकाल लिया, फिर बाद में बी के लिए कंपेयर करने वाला तरीका ले लिया, दोबारा इस इक्वेशन को पिक किया, जिसको इक्वेशन को 1 का नाम मैंने दिया था उसको पिक किया, यहाँ पर उसको हल किया है, हल करने के बाद मैंने जवाब निकाला हुआ है। तो आप लोग इस इक्वेशन को लिख लिया करें, मैंने किसी जगह नहीं लिखी हुई, लेकिन ना लिखने की वजह से हमारी कोई गलती हो सकती है। हमेशा हर सवाल को सामने सामने रख के किया करें। तो जब सामने सामने होता है, साथ साथ होता है, तो गलती के चांसेस कम होते हैं। जब रकमें दूर चली जाती हैं ना, तो देखने में कोई गलती हो जाती है, रकम के साइन में गलती हो जाती है, तो इतना बड़ा सवाल गलत हो सकता है। तो इसको फिर मल्टीप्लाई करके ये जवाब निकाले और उसी तरह से हल करता गया हूँ। तो यहाँ से हमारे पास बी का जवाब भी आ गया, उसमें पुट किया तो हमारा फाइनल जवाब आ चुका है। हर सवाल को आप चेक कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले सवाल को चेक किया था, तो आप लोगों के जवाब चेक भी हो सकते हैं। अब अगला सवाल नंबर 5वां है। 5वें में उसने पहले ही 2 हिस्से दिए हुए थे, 2 हिस्से हमने वैसे के वैसे ए बी का नाम दे दिया। पहले सवाल जैसा है चुप करके इसको हल करते जाएँ और आराम से आपका हल हो जाएगा। ये मैंने हल किया हुआ है, इधर से आप मदद ले सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल सही मददगार साबित होगा। दोनों जवाब आ चुके हैं, पुट करके यहाँ से निकाल लिया। अगला छठा सवाल देखें। छठे सवाल में भी उसने बनाए हुए हैं हिस्से, कोई मसला नहीं है, एलसीएम लिया, उसी तरह लिखा और हल करते गए, और खामोशी से इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। हर स्टेप मैंने बिल्कुल वाज़ेह दिया हुआ है। तो अगला सवाल जो है ना वो देखते हैं हमारा। तो इसमें 7 क्वेश्चन नंबर है, इसमें भी उसने दोनों दिए हुए हैं। ऊपर जो भी दिया हुआ ऊपर वाले से हमें कोई गर्ज नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर से हमें गर्ज है। तो डिनोमिनेटर का उसने ये हमें x - 2 x + 3 दिया। सवाल नंबर 7 में ज़रा आप गौर करेंगे तो जो ऊपर है वो x की पावर 2 दी है। पहले जितने भी सवाल थे उसमें x की पावर वो 1 दे रहा था, या x की डिग्री 1 दे रहा था। अब इस बार उसने x की डिग्री 2 दे दी है। क्वेश्चन नंबर 7 में x की डिग्री 2 दे दी है। तो x की डिग्री 2 देकर हमें ये लगता है कि जैसे ये ऊपर वाली रकम बड़ी हो, नीचे वाली छोटी हो। हम नीचे वाली रकम को आपस में मल्टीप्लाई करके दोनों इसके हिस्सों को, डिनोमिनेटर के दोनों हिस्सों को आपस में मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि क्या नीचे वाली रकम कहीं ऊपर वाली रकम से छोटी तो नहीं है। तो अगर छोटी है रकम तो हम उसको फिर आगे मज़ीद हल करेंगे। तो लिहाजा इसको मैंने बाहर रखा और ये पूरी रकम अंदर रखी, फार्मूलों की तरह मल्टीप्लाई किया। -2 को बाहर रखा, फिर पूरी रकम अंदर रख ली, ये वाली। तो इस तरह से मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये मल्टीप्लाई फार्मूले का तरीका है मल्टीप्लाई करना का। अभी मैं फार्मूले जिस तरह मल्टीप्लाई करके प्रूव किए हुए हैं उसी तरह से मैंने किया। तो एक नज़र आप फार्मूले देखोगे तो आप लोगों को ये और भी आसान लगेगा। इसको x को x से किया तो x² बना, x को 3 से किया तो +3x आया, -2 को x से किया तो -2x आया, माइनस की वजह से अंदर वाला साइन भी बदल गया और 2 3 6 आ गया। ये रकमें बन गई। अब 3 में से ये 2 निकाल देंगे तो प्लस का x बचेगा, x² + x - 6। अब यहाँ पर देखो कि x² तो x² के बराबर है, लेकिन यहाँ पर +1x है, यहाँ पर +2x है। तो इसका मतलब है ऊपर वाली रकम बड़ी है, नीचे वाली छोटी है। तो बड़ी रकम को अंदर रख के छोटी बार डिवाइड किया जाता है। जब भी ऊपर बड़ी रकम हो, जैसे कि ऊपर 3 हो नीचे 2 हो, तो हमें इसका होल नंबर में जवाब निकालना होता है। मतलब यह है कि हमने 3 को अंदर रख के नीचे वाले पर डिवाइड करना होता है, और 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर 2 आ जाता है, माइनस करें तो 1 आता है। तो इस तरह 1/2 इसका जवाब आ जाता है। तो इसी तरह ये बड़ी रकम थी, ये छोटी थी, तो हमें इसको होल नंबर में पहले निकालना है, बाद में इसके हमने हिस्से करने हैं, टोटे टोटे इसके बाद में करेंगे। तो अब देखते हैं कि हमने उसको डिवाइड किया, ऊपर वाली रकम को मैंने अंदर रखा, नीचे वाली रकम को बाहर रखा। तो एक के साथ ही ये हो जाती है। एक के साथ जब इस पूरी रकम को मल्टीप्लाई करो तो यही आंसर आ जाता है। तो अब इसमें x² के साथ कट गया, और -2 +2x के नीचे x के नीचे आपने x वाली रकम रखी, ये वाली, और -6 यहाँ पर आ गया। अब डिवाइड करते हुए आपको पता है कि माइनस किया जाता है, तो अलजबरा में माइनस करते हुए साइन बदले जाते हैं। तो ये माइनस किया तो ये प्लस की रकम थी, माइनस की आ गई, जो प्लस की थी माइनस की आ गई, जो माइनस की थी तो ये प्लस की बन गई।
तो अब इनको इकट्ठा करो, ये प्लस का 6 और प्लस का 1 प्लस का 7 बन गया। और इधर से ये माइनस का x है, नीचे वाला जो नया साइन है वो कंसीडर करते हैं। ये माइनस का x है और ये प्लस का 2x है, तो प्लस के 2x में से माइनस का x निकालें तो सिर्फ हमारे पास प्लस का 1x बचता है, या 1x प्लस 7 बचा। तो अब ये हमारा रिमाइंडर है। अब आगे हम डिवाइड इसे नहीं कर सकते, तो ये जो आंसर आया था वो पहले लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिखते हैं, और जिसके साथ हमने डिवाइड किया था वो रकम नीचे लिख दिया है। तो इस तरह से ये हमारा इस सारी फ्रैक्शन का ये वाला आंसर आ चुका है होल नंबर में। तो सिर्फ हमने अब फ्रैक्शनल पार्ट लेना है, इसमें से टेक फ्रैक्शनल पार्ट, सिर्फ हमने फ्रैक्शनल वाला हिस्सा लेना है। वजह इसकी ये है कि हमने फ्रैक्शन के पार्ट बनाने होते हैं ना, तो इसलिए हमने सिर्फ फ्रैक्शन का हिस्सा लेना है। ये जो 1 है इसको आप अभी भूल जाएं, अभी इसे ऐसे ही पड़ा रहने दें। तो ये इतना हिस्सा हमने ले लिया, ये देखें इतना हिस्सा मैंने यहाँ पर पिक कर लिया, इस 1 को वैसे ही रहने दिया। तो आप ए और बी लिख दिया। उसी तरह से आप चुप करके हल करते जाएं, जैसे कि पहला सवाल आप लोगों ने हल किया था, तो पहले सवाल की तरह सब कुछ आप करते जाएं। तो यहाँ पर ए का जवाब, जब यहाँ पर 5a आया था तो 5 को जब इधर जाकर डिवाइड करते हैं तो 9/5 बन जाता है। ए का जवाब 9/5 आया। और बी का उसी तरीक़ा से जब उसको रकम को पिक किया, जो ये वाली हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दिया था, इसको पिक करके यहाँ पर रखा, उसको मल्टीप्लाई किया, और फिर उसी तरीके से जैसे हम जवाब निकालते हैं बी का कंपेयर कोफिशिएंट करके, तो कंपेयर कोफिशिएंट करके बी का जवाब निकाला। तो यहाँ पर देखें कि 9/5 आया, तो बी का 9/5 प्लस बी आया, तो 9/5 को जब उधर लेकर जाते हैं तो -9/5 बन जाता है, क्योंकि ये प्लस का था, इधर अगर माइनस का बन गया। तो अब इसको आपने 1 में से -9/5 निकालना मुश्किल है, तो आप 1 को भी फ्रैक्शन की शक्ल दे दें, 1/1 कर दें, ताकि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में से हल करना आसान हो जाए। तो जब इसका 1 का और 5 का एलसीएम लोगे तो 5 आएगा। 5 को अंदर रख के हमने किस पे डिवाइड करना होता है, इस 5 को जो एलसीएम है उसको अंदर रख के नीचे वाले पे डिवाइड करना होता है 1 पे। तो 1 पे जब डिवाइड करोगे तो 5 आंसर आएगा। तो इस 5 को हमने ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 आ जाता है। तो ऊपर वाले 1 से हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया तो ये 5, इस तरह से 5 आया। अब दोबारा 5 को अंदर रख के, इस 5 को अंदर आके इस नीचे वाले पर भी डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर 5 आएगा। उस 1 को जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 9 ही आंसर आएगा। तो ये जो 9 आंसर आया है वो मैंने यहाँ लिख दिया। माइनस के 9 में से प्लस का 5 निकालें तो माइनस का 4, माइनस के 9 में से प्लस का 5 निकालें तो माइनस का 4 बचता है। -4/5 बी का आंसर आ गया। अब ए की जगह पर ए का आंसर लिख दो 9/5, बी की जगह बी का आंसर लिख दो -4/5। कोई मुश्किल काम नहीं है, इनको बस ज़रा सा नीचे उतार लें। माइनस और प्लस मिलकर प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। 4 को ऊपर ही रहने दो और 5 को यहाँ पर नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह 9 को ऊपर ही रहने दो, 5 को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई शो कर दो। अब ये जो फ्रैक्शन वाला हिस्सा था उसके हमारे ये 2 हिस्से बन चुके हैं, उसके पार्ट बन चुके हैं। लेकिन ये फ्रैक्शन वाली तो रकम नहीं थी, असल रकम तो हमारे पास ये वाली थी। तो अब इस ऊपर वाली रकम की बजाय आप उसकी असल रकम ला कर लिख दो। तो नीचे तो डिनोमिनेटर यही था, हमने जो इसका पार्ट बनाए थे वो यही बने थे, तो नीचे वही वाला पार्ट आ जाएंगे और ऊपर असल रकम आ जाएगी। जब ऊपर असल रकम आएगी तो इधर उसका 1 भी ज़ाहिर हो जाएगा, तो यहाँ पर उसका 1 भी ज़ाहिर कर दो। और ये वाला हिस्सा वैसे ही हमारे पास था, यही वाला हिस्सा है जो कि यहाँ पर लिख दिया, तो ये वाला हिस्सा लिख दिया। फिर बाद में 1 को प्लस की शक्ल में पूरा लिख दें। तो इस तरह से ये हमारा सवाल हल हो जाता है। अब अगले सवाल में भी उसने हमें घुमाने की कोशिश की है कि उसने x का क्यूब दे दिया, ऊपर x का क्यूब दे दिया, स्क्वायर दे दिया -7 क्यूब देकर, और नीचे उसने स्क्वायर दे दिया। तो हमें अब भी नज़र आ रहा है कि क्यूब की वजह से ऊपर वाली रकम बड़ी है, नीचे छोटी है, ये बड़ी है, ये भी छोटी है, तो लिहाजा फिर हमें इसे अंदर आके इस पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने ये डिवाइड किया है, इसको ऊपर वाली रकमों को अंदर रखा है, सबको नीचे वाले पे डिवाइड किया है। तो हमें इस x स्क्वायर से x का क्यूब चाहिए। तो x का क्यूब x स्क्वायर से कैसे लेते हैं, अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करें, इस सारी रकम को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें x का 3 मिल जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर पहले x रख लिया। अब यहाँ पर 6 है x के साथ, तो 6 को ख़त्म करने के लिए हमें इधर 2 लेना पड़ेगा, ताकि 2 3 बार 2 3 6 आ जाए। तो इस तरह जब 2x हमने लिया तो 2x को जब 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6 बनता है, और x का स्क्वायर और x मिलकर x का क्यूब बना देते हैं। तो यहाँ पर देख लें, इसकी मैं ऊपर आपको मल्टीप्लिकेशन दिखा भी देता हूँ कि ये जो है ना, ये वाली पूरी रकम मैंने यहाँ पर लिखी, 3x स्क्वायर -2x -1
इसको मल्टीप्लाई करो ना अगर इस 2x के साथ, तो क्या जवाब आता है 2 3 ज़ा 6x क्यूब माइनस 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स। ये जो पूरी रकम है ना वो यहाँ पर ला कर लिखी हुई है। तो ये 6x क्यूब और ये 6x क्यूब बराबर बराबर लाने थे, वो हमारे बराबर आ चुके हैं। माइनस 4x स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है और इसकी कोई जगह नहीं बनती, तो इसे बाहर निकाल कर लिख दिया है माइनस 2x को, इसलिए बाहर निकाला कि इधर x वाला खाना है ही नहीं, तो इस वजह से बाहर निकाल कर लिख दिया है। तो अब सबके साइन बदले, ये प्लस का था तो माइनस का बना, ये माइनस का था तो प्लस का बना, ये माइनस का था तो ये भी प्लस का बन गया। अब देखते हैं कि ये तो कैंसिल हो गए हैं दोनों, ये माइनस का और ये प्लस का होने की वजह से, बराबर बराबर होने की वजह से कट गए हैं। जबकि इधर से ये प्लस का 4 और प्लस का 5 प्लस के 9x स्क्वायर बन जाएंगे, और जबकि ये वाला प्लस का 2x वैसे साथ आ गया और माइनस का 7 भी इधर मैंने लिख दिया। तो अब मुझे 9x स्क्वायर बनाना था इससे, तो स्क्वायर तो पहले ही है, x का स्क्वायर तो पहले ही है, तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये देखो मैंने 3 लिख दिया, इसको सारी रकम को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9x स्क्वायर आया, फिर इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x आया, इस -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आया। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया ना 2x से, आपने ऐसे ही इस रकम को 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 को, यानी कि इस अपनी रकम को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 आ जाता है। तो ये सारी रकमें आ गई हैं, इनके साइन उल्टे करो, साइन सारे उल्टे करो तो ये कट गई हैं, और इसमें से प्लस का 6 और प्लस का 2 प्लस के 8 बन गए हैं, और प्लस का 3 माइनस के 7 में से निकल आया तो माइनस का 4 आया हुआ है। तो ये माइनस का 4 8x माइनस का 4 हमारा रिमाइंडर है। इसको हम ऊपर लिखेंगे और जो आंसर आया है उसको पहले लिखेंगे, और जिस रकम से हमने डिवाइड किया था उसको हमने नीचे लिख दिया। तो ये होल नंबर में आ गया। तो फिर दोबारा हमने फ्रैक्शन वाला हिस्सा लेना है, टेक फ्रैक्शनल पार्ट ओनली, फ्रैक्शन वाला हिस्सा लेना है। फ्रैक्शन वाला हिस्सा बिल्कुल सादा है, वो वैसे ही पहले सवाल जैसा है, अगर हम उसकी नीचे से फैक्टराइजेशन कर लें तो नीचे वाले हिस्से की हमने अभी फैक्टराइजेशन करनी है, तो नीचे वाले हिस्से की उसी तरह से फैक्टराइजेशन की। 3 1 ज़ा 3, देखें जैसे मैंने कहा था कि पहला कोफिशिएंट ऑफ x लेना है और आखिरी रकम लेनी है। तो 3 1 ज़ा 3 बनती है, 3 के पार्ट बनाओ तो वो भी 3 1 ज़ा 3 बनता है। इसके माइनस के 3 में से प्लस का 1x निकालें, माइनस के 3 में से प्लस का 1 अगर निकालते हैं तो माइनस का 2 आंसर आता है, जो कि ये माइनस का 2 है। ठीक है, तो ये माइनस का 3 और प्लस का 1, ये हमारे दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं इस तरह से। अब जब इन दोनों शर्तों से हम ये लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर वैसे का वैसे आया, माइनस का 3x, इसके साथ -3 के साथ x लगा दिया, माइनस का 3x और 1 के साथ x लगा दिया, तो प्लस का 1x और -1 ये वाली रकम वैसे ही आ गई है। अब इन दोनों में से 3 कॉमन लो तो 3 और x कॉमन लो तो 3x, x -1 बच जाता है। इधर 3x कॉमन लेने से x -1 सिर्फ यहाँ बच जाता है, और इधर से 1 कॉमन लेने से x -1 बच जाता है। तो ये x -1 और x सेम होने चाहिए, अगर सेम होंगे तो फैक्टर हमारे सही बने हैं। तो इन दोनों में से एक कॉमन ले लिया और 3x + 1 हमारा यहाँ पर वैसे आ गया। अब ये इसके डिनोमिनेटर के पार्ट बन गए हैं, यही पार्ट हमारे इस्तेमाल होते हैं। तो जो फ्रैक्शन वाला हिस्सा था वो ये था, इसके पार्ट बनने के बाद नीचे वाले पार्ट बनने का ये बन गया। इसमें ए बी रखा, ए बी को उसी तरह से आपने हल करना है, जो कि आप लोगों को रट चुका होगा। अब इतने ज़्यादा सवाल कर करके तो बिल्कुल याद हो जाता है। तो अब इस तरह से बी का जवाब आया, फिर बाद में पुट करके ए का जवाब आया, कंपेयर फ्रैक्शन करके ए का जवाब आ गया। उसको जो ए और बी के जवाब आए थे तो उनको हमने अब पहले पूरी रकम लिख लिया, पूरी रकम के बाद उसका जो होल नंबर वाला हिस्सा वो भी साथ लिख लिया है। तो होल नंबर वाला हिस्सा यहाँ पर भी साथ आना है, फिर प्लस ए और बी और ये आ गए। अब ए बी की जगह पर ये सारा ऐसे का ऐसे लिख दिया, ए का जगह पर 5 लिख दिया, बी की जगह पर 1 लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारा सवाल भी हल हो गया। देखें ये स्टूडेंट, मैंने सारी बशक हल कर दी है 4.1, और आप लोगों को इसके जवाब भी दिखा रहा हूँ। तो जवाब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ऐसे ही आप लोगों को उठकर जाकर अब किताब लानी पड़ेगी, जवाब चेक करने पड़ेंगे, पता नहीं जवाब मैंने सही भी निकाले हैं कि नहीं। तो आराम से आप यहाँ पर मैच कर लो, ध्यान से जवाब देख लो। तो मैंने, अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद है सारे जवाब मैंने सही निकाले हैं। तो आप लोग
इसको चेक कर लो और बस जब उठोगे बैठ कर तब तैयार कर लेना। एक बार ज़बानी करना तो सारे सवाल इंशाल्लाह ज़बानी हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।